वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। कल के प्रीवियस ईयर लेक्चर में हमने देखे थे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अगर जिस बच्चे ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटी एमसीक्यूज़ में उस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार की गई है जो आपके आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इसी में आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आगे चल के हम कुछ ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ देखेंगे और साथ में कुछ इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध है। अब देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है बलबन, दूसरा ऑप्शन बी आप देख रहे हैं अकबर, तीसरा शेर शाह और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अगर हम इन चारों ऑप्शन की बात करें तो हम कहते हैं जो बलबन है, बलबन जाना जाता है अपने राजत्व के लिए। यानी भाई जो बलबन है, बलबन के द्वारा राजत्व के सिद्धांत को यहाँ पे परिभाषित किया जाता है। और अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर जाना जाता है अपनी धार्मिक नीतियों के लिए और धार्मिक नीतियों के कारण ही अकबर के काल को स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है मुग़लों के। और अगर शेरशाह की बात करें तो शेरशाह जाना जाता है अपनी सड़कें और सराइयों के लिए और अपनी भू राजस्व व्यवस्था के लिए। तो ये जब आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर हम यहाँ पे देखना चाहें इसका राइट आंसर तो केवल एक बच जाता है, ऑप्शन डी। आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है अपने क्षेत्र में बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रत्यक्ष लाभ किसे होता है और किसे लाभान्वित करने के लिए अलाउद्दीन बाजार व्यवस्था लागू करता है, तो याद रखिएगा आपने हमेशा आंसर करना है कि सैनिक वर्ग। हम कहते हैं अलाउद्दीन की जो बाजार व्यवस्था है ये सैनिक वर्ग को अत्यधिक लाभ प्रोवाइड कराती है, जिस कारण अलाउद्दीन अपनी बाजार व्यवस्था के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माना जाता है। जहाँ पे आप मुहियान करके गुप्तचरों के बारे में देखेंगे, बरीद नामक गुप्तचर के बारे में देखेंगे, सहनाई मंडी नामक एक पद वहाँ पर देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक किताब आपसे पूछी गई है राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बच्चों कि कभी कभार डायरेक्ट इस बुक के लेखक का नाम पूछ दिया जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो यहीं पे दिया हुआ है आपके कल्हण। तो याद रखिएगा कि जो राजतरंगिणी है इसके जो रचनाकार हैं वो कल्हण हैं। और ये आपका किस राज्य की जानकारी देती है या किस राज्य के इतिहास को बताती है, तो इसमें आपने आंसर करना है जम्मू कश्मीर। हम कहते हैं भाई कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें जो किताब देती है वह है आपके कल्हण। यही कल्हण में बताया जाएगा कि जो ललितादित्य मुक्तापीठ हैं वो उत्तराखंड पर आक्रमण करेंगी। ऐसा आपको उत्तराखंड के लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखते हैं मृच्छकटिकम। देखिए बड़ी ही फेमस बुक है मृच्छकटिकम। और हम कहते हैं कि जो मृच्छकटिकम है ये जानी जाती है एक प्रेम कहानी के रूप में और एक संस्कृत नाटक के रूप में हम लोग इसे जानते हैं, जिसके अंतर्गत एक प्रेम कहानी लिखी गई है। आप कहते हैं एक ब्राह्मण चारुचंद्र जो संपन्न ब्राह्मण परिवार से है और एक गणिका बसंत सेना की इसमें स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। और इस मृच्छकटिकम पुस्तक के जो लेखक हैं उसमें आपको देखने को मिलता है ऑप्शन डी, आप कहते हैं शूद्रक। तो इस बुक को याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक है और एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आया हुआ है ये आपके हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और आपके उत्तराखंड में भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि जो राजा सुबाहु हैं, ये जो राजा सुबाहु हैं इनका संबंध कुलिंद राजवंश से माना जाता है और कुलिंदों में भी प्रारंभिक कुलिंदों में हम इनका संबंध मानते हैं। और इनकी राजधानी यहाँ पर आपको बताई गई है श्रीनगर। और आपको यह बताना है कि ये जो सुबाहु राजा हैं इनकी राजधानी श्रीनगर किस ग्रंथ में बताई गई है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। हम कहते हैं महाभारत में ही आपके कुलिंद वंश की जानकारी मिलती है और हम कहते हैं यहाँ पर उनकी राजधानी श्रीनगर का उल्लेख मिलता है, जिसे आप सुबाहुपुर के नाम से भी जानते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक यहाँ पे फिर से पुस्तक आ गई है या रचना आपको देखने को मिल रही है, मृत विलास। हम जानते हैं भाई जो मृत विलास है ये महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और जो काफ़ी एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती है और बड़ी ही फेमस है। यह भी एक संस्कृत नाटक है जो आपके फेमस माना जाता है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। याद रखिएगा कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगर हम थोड़ा महेंद्र वर्मन प्रथम का जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम है इनका संबंध आपका देखने को मिलता है पल्लवों से। तो जब आप पल्लवों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जरूर महेंद्र वर्मन का नाम सुनेंगे, क्योंकि वहाँ पर मृत विलास आपकी रचना बहुत बार आपसे पूछी जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि मृत विलास के रचनाकार कौन है, आप कहेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अगर सिक्कों से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप जानते हैं भाई प्रत्येक शासक के द्वारा अपने सिक्के चलाए जाते थे और सिक्के प्राचीन समय से लेकर अभी तक आपके विनिमय का यहाँ पर काम करते हैं या विनिमय की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और अगर हम इसमें देखना चाहें कि जो प्राचीन समय में हमारे सिक्के हुआ करते थे उन्हें हम क्या नाम कहते थे, तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए आपको निकल के आएगा, आहत सिक्के। अब देखिए, आहत सिक्कों का ही एक अन्य नाम मिलता है पंचमार्ग सिक्के। अगर ऑप्शन में आहत सिक्के नहीं हो तो आपको पंचमार्ग सिक्कों की ओर जाना है और आपसे यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अब चलते हैं आगे की ओर। कभी कभार याद रखिएगा बच्चों कि इस कॉइन्स वाले या सिक्कों वालों में से कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं कि जैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला आपका मध्यकालीन शासक कौन था, तो वहाँ पे आपको MBT मोहम्मद बिन तुगलक का नाम याद रखना है कि जिसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया जाता है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमने कहा कि कलिंग नरेश खालवेल हैं। आप जानते हैं कलिंग की राजधानी तोसली है और एक कलिंग नरेश की यहाँ पे बात की जा रही है खालवेल की, जिनसे संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। आपसे पूछा जा रहा है कि यह अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। इससे पहले आप मुझे ये लोग बताइएगा, आप सभी जितने मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि जो आपके हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, आप तो इतना तो जानते हैं कि हाथी गुम्फा में लिखा हुआ या अंकित किया हुआ लेख है जो आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर से हमें प्राप्त हुआ मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी लैंग्वेज की ओर कि भई ये किस भाषा में लिखा गया है। यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि पाली है, संस्कृत है, प्राकृत है। तो याद रखिएगा, अधिकांश ये संस्कृत करते हैं, ये संस्कृत में ना होकर आपको प्राकृत भाषा में लिखा हुआ मिलेगा और इसका आंसर आयोग ने प्राकृत ही सही माना है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा कि प्राकृत भाषा है हाथी गुम्फा अभिलेख की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अंगकोर वाट मंदिर की यात्रा करते समय आप कहाँ पग बढ़ाते होंगे। या डेफिनेटली आपसे इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि भाई हिंदुओं का एक पवित्र स्थल माना जाता है या फेमस मंदिर के रूप में इसे आप लोग जानते हैं, जो आपके कंबोडिया में स्थित है। और हम इस मंदिर का संबंध जो मानते हैं वो विष्णु से मानते हैं। आपके भगवान विष्णु के एक मंदिर के रूप में से पूजा जाता है और जिसका प्राचीन नाम हम कहते हैं यशोधरापुर के रूप में आपको जानने में मिलता है। अगर थोड़ा सा डिटेल अगर हम इसकी और देखें, हम कहते हैं कि अगर भाई इसका निर्माण किसने कराया, तो आप आंसर करेंगे सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। और यह जो मंदिर है ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आपका 2007 में पूछा गया है और इससे आने वाले आगे एग्ज़ाम में भी मल्टीपल टाइम्स ये यहाँ पर रिपीट हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे अंगकोर वाट मंदिर पूछा जाए तो आपको कंबोडिया याद रखना है। कंबोडिया के साथ साथ सूर्यवर्मन द्वितीय का नाम याद रखना है। अगर संबंध पूछा जाए तो विष्णु भगवान से करेंगे, प्राचीन नाम पूछा जाए तो यशोधरापुर से आप लोग इस पर संबंध याद रखेंगे। बाकी डिटेल भी आप इसके में थोड़ा सर्च कीजिएगा और अपने नोट बुक्स में नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बढ़िया सा क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है। आपको पहले ये पता होना चाहिए
कि भाई इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसके लेखक के रूप में कोई भी नाम हमें प्राप्त नहीं होता है। हम कहते हैं अज्ञात लेखक के द्वारा इसे लिखा गया है। और जो इसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है, हम कहते हैं कि भाई जो आपके पूर्वी देशों से व्यापार या हॉर्न ऑफ अफ्रीका से व्यापार किया जा रहा है, ये जो भारतीय तट के बंदरगाह हैं उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और यह लिखी गई है आपके यूनानी भाषा में, जिसे आप ग्रीक भी कहते हैं। अब आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, तो इसको थोड़ा बहुत आप लोग को जिस भी लैंग्वेज में सही लगे उसमें आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक बड़ी ही फेमस पुस्तक आई है इंडिका। आप जानते हैं कि इंडिका के लेखक आपसे बार बार एग्जाम पूछा जाता है और आप आंसर करते हैं ऑप्शन बी, मैगेंस्थीज। अब थोड़ी सी चीज़ें और इसमें पूछी जाती हैं कि इंडिका हमें जानकारी किस चीज़ की देती है, तो याद रखिएगा ये हमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन की जानकारी देती है, साथ ही साथ चंद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी देती है। और ये मैगेंस्थीज अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो आपको याद रखना है कि ये सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत आता है और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन लेखों को यहाँ पर इसमें जानकारी के रूप में अंकित करता है। तो याद रखिएगा इंडिका पुस्तक आपसे बड़ी ही पूछी जाती है जो मौर्य काल से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तुर्कान ए चहलगानी या जिसे आप तुर्कान ए चालीसा भी कहते हैं, उसका संबंध किससे है? या कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्कान ए चालीसा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि तुर्कान ए चालीसा का जो गठन कर रहा है वह है आपका सुल्तान इल्तुतमिश। हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है इल्तुतमिश जो सुल्तान का टाइटल ग्रहण करता है और एक ग्रुप बनाता है तुर्क सरदारों का, जिसे आप लोग कहते हैं तुर्कान ए चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी। अब इस पर याद रखिएगा कि तुर्कान ए चालीसा तो हम कह रहे हैं, बट इसमें सरदारों की संख्या 40 नहीं है। ये कोई संख्या की ओर इंगित नहीं कर रहा है, केवल एक ग्रुप और समूह का आपको नेम के रूप में देखने को मिल रहा है तुर्कान ए चालीसा। अब थोड़ा सा अगर इस केस में हम और देखना चाहें, हम कहते हैं भाई जो तुर्कान ए चालीसा है इसका अंत किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर भी यहीं पर आपको दिया गया है। आपको याद रखना है बलबन। हम कहते हैं बलबन तुर्कान ए चालीसा का ही एक सदस्य था और जब सुल्तान बनता है तो इसी तुर्कान ए चालीसा का अंत कर देता है, क्योंकि बलबन जानता है कि भाई जो शासक बदल रहे हैं या शासक बदलने की शक्ति निहित है वो इसी सरदारों के समूह में है और यही सरदार बलबन को पद से न हटा दें, इसलिए बलबन के द्वारा सर्वप्रथम तुर्कान ए चालीसा का अंत कर दिया जाता है और पुनः सुल्तान के अस्तित्व या शक्ति को यहाँ पर पुनः जागृत किया जाता है। इसलिए आप जानते हैं बलबन राजत्व सिद्धांत देने वाला भी पहला शासक आपका यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस शासक ने कुतुब मीनार की संरचना का कार्य पूर्ण करवाया। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कुतुब मीनार पूछा जा रहा है, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कुतुब मीनार है कहाँ पे, तो याद रखना ये दिल्ली में है, जिसका निर्माण शुरू तो किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बट अगर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि पूरा करवाया किसने, तो आपको आंसर करना पड़ेगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब यहीं पर एक नाम और आपसे पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया या इसे 5 मंजिला किसे कराया गया, तो आपको वहाँ पे आंसर करना पड़ेगा फिरोज शाह तुगलक। अब याद रखिए तुगलक वंश में हम कहते हैं एक शासक निकल के आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसके द्वारा एक PWD विभाग की स्थापना की जाती है और साथ ही साथ अधिकांश चीज़ों की पुनर्निर्माण कराया जाता है। हम कहते हैं उसी समय आपके कुतुब मीनार जो 4 मंजिला बनाई गई थी उसमें एक मंजिल ध्वस्त हो जाती है और FST के द्वारा उस चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण कर उस पर एक और मंजिल बनवा दी जाती है और फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार आपके 5 मंजिला बना दी जाती है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कुतुब मीनार से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया गया, तो आप कहेंगे बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, आप कहते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में आपको कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जित्तल नामक तांबे का सिक्का किसके द्वारा चलाया जाता है।
अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में ही मिल चुका है कि जित्तल का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे तांबे के सिक्के से है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि तांबे के सिक्का जित्तल किसके द्वारा चलाया गया, तो आंसर करेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक है जो मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन का पहला प्रयास करता है, और दूसरा प्रयास करने वाला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम कहते हैं MBT, जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। हमने कहा कि भाई जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश के द्वारा एक तांबे का जित्तल तथा चांदी का टंका चलाया जाता है, और साथ ही साथ सिक्कों में टकसाल अंकित करने की व्यवस्था भी यहाँ पर स्थापित की जाती है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ अगर आप जब भी जाएंगे तो याद रखिए, वहाँ पे जब भी आपसे पूछा जाए सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला शासक कौन है, तो उसमें आपको MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही आगे बढ़ना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनती है, तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका है जो 1236 से 1240 तक शासिका रही हुई है। तो अगर पूछा जा रहा है किस वर्ष शासिका बनी है, तो आंसर करना पड़ेगा 1236। अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष तक शासिका रहती हैं, तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा 1240। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं इल्तुतमिश की जो उत्तराधिकारी घोषित की जाती है वो रजिया है, जो 1236 से 1240 तक आपके शासन में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे क्वेश्चन रजिया से पूछे जाते हैं कि इसे कुबा और कुलाहा ग्रहण करने वाली महिला शासिका कौन है, तो आप आंसर करते हैं रजिया। या अल्तुनिया को नियुक्त करने वाली व्यक्ति कौन है, तो भी आप आंसर करते हैं रजिया। ठीक है। कैथल के निकट किसकी मृत्यु होती है, तो भी आप आंसर करते हैं रजिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रजिया से आपसे पूछे जाएंगे, तो इन चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था। अब इक्ता प्रारंभ करने के शासक से पूर्व आपको यह पता होना चाहिए कि इक्ता है क्या। हम कहते हैं कि जो इक्ता है एक प्रकार का भूमि का टुकड़ा है जो वेतन स्वरूप सैनिकों को यहाँ पर प्रदान किया जाता था। अब जो इक्ता है, अगर इसे हम देखना चाहें तो इक्ता जो व्यवस्था शुरू की जाती है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की जाती है, और इस इक्ता व्यवस्था को जो ख़त्म करने वाला शासक है वह है आपका अलाउद्दीन खिलजी। दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा कि इक्ता व्यवस्था को शुरू करने वाला इल्तुतमिश, समाप्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इक्ता व्यवस्था या इक्तेदारी व्यवस्था को समाप्त कर नकद वेतन देने की व्यवस्था को शुरू किया जाता है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुलिया व दाग प्रथा को भी यहाँ पर शुरू किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।